सभी को नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अग्रिम पद्य संख्या द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षा में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंगलाचरण का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए पद्य संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण के उपरांत दो पात्र सूत्रधार और नटी रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। उनका संवाद इस प्रकार है। नांद्यांते, नांदी पाठ के बाद अर्थात मंगलाचरण के पश्चात, नेपथ्ये अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर, जहाँ दर्शक बैठे रहते हैं वहाँ पर नेपथ्य की ओर देखकर, आर्य यदि नेपथ्य विधानम वसितम, यदि नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया है, रंगमंच का कार्य समाप्त हो गया है, इतस्तावत् आगम्यताम, तो थोड़ा इधर आइए। इसके बाद एक नटी रंगमंच पर प्रवेश करती है। वह कहती है, आर्यपुत्र इयम अस्मि, हे आर्यपुत्र मैं यहाँ हूँ, मैं उपस्थित हूँ या मैं यहाँ हूँ। सूत्रधार, आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, सूत्रधार कहता है, हे आर्या यह सभा बड़े बड़े विद्वानों की है। अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम परिषद, यह सभा अभिरूप भूयिष्ठा बड़े बड़े विद्वानों की है। अध्य आज खलु निश्चय ही कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा लिखी गई कथा वस्तु अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का हमें अभिनय करना है। तत्र प्रतिपात्र आधीयताम यत्न, इसलिए प्रत्येक पात्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार नटी और सूत्रधार के आपसी संवाद के बाद में जब सूत्रधार यह कहता है कि हमें प्रत्येक पात्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाटक में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कोई कमी होगी तो वह उपहास का कारण बनेगी, वह हंसी का कारण बनेगी। इस विषय में सूत्रधार अग्रिम पद्य के माध्यम से कहता है, आर्य हे आर्या कथयामि ते भूतार्थम, मैं तुम्हें सत्य बात कहता हूँ। भूतार्थम, सत्य बात कहता हूँ। अब एक पद्य के माध्यम से, जो पद्य संख्या द्वितीय है, सूत्रधार अपनी बात कहता है। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। तो विदुषाम अपरितोषात्, विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, बलवद अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। अब सबसे पहले इसके शब्दार्थ। अपरितोषात् का तात्पर्य संतुष्ट होने तक या प्रसन्न होने तक, विदुषाम विद्वानों के, न खलु, खलु निश्चय अर्थ में है, तो निश्चय ही, न नहीं मानता हूँ, प्रयोग विज्ञानम नाटक अभिनय को, नाटक अभिनय को उत्कृष्ट या उचित नहीं मानता हूँ। क्यों? बलवद अपि अच्छी प्रकार से, शिक्षिता नाम नाट्य कला में निपुण विद्वानों का, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम अविश्वसनीय, चेतः मन रहता है, अपने विषय में मन अविश्वसनीय रहता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले विदुषाम विद्वानों का, अपरितोषात् पूर्ण संतुष्टि तक, विद्वानों की पूर्ण संतुष्टि तक, प्रयोग विज्ञानम अभिनय के विज्ञान को, नाटक अभिनय के विज्ञान को, साधु न मनिए, मैं साधु नहीं मानता हूँ, मैं उचित नहीं मानता हूँ। जब तक विद्वान इस नाटक से प्रसन्न न हो, संतुष्ट न हो,
तब तक मैं इस नाटक के अभिनय को पूर्ण नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बलवद अपि शिक्षिता नाम, नाट्य कला में शिक्षित व्यक्तियों का बलवद अपि श्रेष्ठ सुदृढ़ मन भी आत्मनि अपने विषय में अप्रत्ययम, अपने विषय में चेतः मन अप्रत्ययम अविश्वासी ही बना रहता है, विश्वास न करने वाला होता है। यानी जब तक किसी नाटक की प्रशंसा, नाटक कितना अच्छा हो उसकी प्रशंसा दूसरे नहीं करते, तब तक नाटक में अभिनय करने वाला अपने विषय में संशय ही रहता है। भले ही उसका अभिनय कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक उसकी प्रशंसा किसी अन्य के द्वारा नहीं की जाएगी तब तक वह अपने इस विषय में संशय बना रहता है। तो अब एक बार फिर दोबारा देखते हैं। जब तक विद्वानों को पूर्ण संतुष्टि न हो तब तक मैं अपने नाटक अभिनय के ज्ञान को सब तरह से सफल नहीं मानता, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी बना ही रहता है। यहाँ पर विशेष में देखेंगे तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपरितोषात परि उपसर्ग पूर्वक तुफ धातु से घे प्रत्यय लगकर परितोष शब्द बनता है, जिसका पंचमी विभक्ति में परितोषात रूप बनता है। विदुषा में विद धातु से वसु प्रत्यय करके षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में विदुषाम बनता है। प्रयोग विज्ञानम प्रयोगस्य विज्ञानम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिक्षिता नाम में शिक्ष धातु से त प्रत्यय लगकर षष्ठी बहुवचन में शिक्षिता नाम बनता है। अप्रत्ययम में न प्रत्यय इति अप्रत्ययम, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। अलंकार के विषय में कहा जाए तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थयते यत्र सो अर्थांतर न्यास है साधर्मयेण इतरेण वा, अर्थात जहाँ पर सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, एक बात का दूसरी बात से समर्थन किया जाए, वहाँ पर अर्थांतर न्यास होता है। यहाँ पर भी अभिनय को दूसरों की प्रशंसा से समर्थन किया गया है कि जब तक मैं अपने अभिनय को श्रेष्ठ नहीं मानता तब तक उसकी कोई अन्य प्रशंसा न करे, इस बात का समर्थन किया गया है। बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः से। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। छंद के विषय में कहा जाए तो यहाँ पर आर्या छंद है, जो मात्रिक छंद है। आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद एकमात्र आर्या ही है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, अर्थात जिसके प्रथम चरण में 12 मात्रा हो तथा उसी प्रकार तृतीय अपि तीसरे चरण में भी 12 मात्रा हो, वहाँ पर आर्या छंद होता है। इसी प्रकार अष्टादश द्वितीय चरण में 18 मात्रा हो तथा चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्रा हो, वहाँ पर आर्या छंद होता है। और एक बार पुनः देखते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 18 तथा चौथे चरण में 15 मात्रा हो, वहाँ पर आर्या छंद होता है। इस प्रकार अब आगे चलते हैं। नटी आर्यम एवं एतत्, आर्य ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञाप्येतु, इसके बाद अब क्या करना है, आर्य इस विषय में आदेश करे। सूत्रधार किम अन्यत अस्य परिषद श्रुति प्रसादनाथ, इस सभा को प्रसन्न करने के अनुरूप, इस सभा को कानों को श्रुति प्रसाद का मतलब कानों को प्रसन्न आनंदित करने के अतिरिक्त किम अन्य, और क्या दूसरी बात हो सकती है। तद इदम तावद अचिर ग्रीष्म अवकाशम अधिकृत्य गीयताम, तो इस समय शीघ्र ही ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर कोई गीत गाइए। तो अब तीसरा पद्य ग्रीष्म ऋतु के विषय में है, जो इस प्रकार है। शुभक सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी
सुरभि वनवाता। प्रच्छाये सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। इस पद्य में ग्रीष्म ऋतु के विषय में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में समय और मौसम कैसा होता है। तो सुभग सलिल अवगाह, सलिल यानी जल, अवगाह यानी नहाना, जल में नहाना। सलिल अवगाह जल में नहाना, जल में अधिक स्नान करना सुभग अच्छा लगता है। ग्रीष्म ऋतु में जल में अधिक स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी, पाटल बोलते हैं गुलाब को, तो गुलाब संसर्ग का मतलब संपर्क, गुलाब से संपर्क करने वाली, संपर्क होने वाली। वनवाता सुरभि, वन की वायु सुरभि सुगंधित होती है, अच्छी लगती है। तो गुलाब से संपर्क करने वाली सुगंधित वन की वायु अच्छी लगती है। गर्मी में ठंडी ठंडी वायु अच्छी लगती है। प्रच्छाये सुलभ निद्रा, और सघन छाया में, प्रच्छाय अत्यधिक छाया में, सुलभ निद्रा सोना अच्छा लगता है। गर्मी में छाया में, ठंडे में सोना अच्छा लगता है। और दिवसा परिणाम रमणीय, दिवस परिणाम, परिणाम का मतलब शाम के समय, रमणीय अच्छे लगते हैं। और दिन के समय तो सूर्य की गर्मी होती है, लेकिन शाम को समय थोड़ा ठंड होने के बाद में दिवसा परिणाम रमणीय, दिन साय के समय रमणीय यानी सुंदर होते हैं। तो इस पद्य में ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? जल में खूब स्नान करना सुखद प्रतीत होता है। गुलाबों से संपर्क करने वाली वन की वायु सुगंधित हो जाती है। सघन छाया में सरलता से नींद आती है तथा दिन सूर्यास्त के समय अतीव रमणीय होता है। यहाँ पर भी विशेष में देखेंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी वही आर्या नामक छंद है, जिसका लक्षण मैंने पहले बताया है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास् तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय के पंचादश सार्य, अर्थात जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्रा होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्रा होती है तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होती है, वहाँ पर आर्य नामक छंद होता है। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम पद्य संख्या 4 और पद्य संख्या 5 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानः सन्तु। धन्यवाद।